नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी की सियासत में 27 की जंग तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी दंगों, अराजकता और अपराध का गढ़ बन चुका था। नौजवानों के भविष्य के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अत्याचार और शोषण किया। उधर सीएम योगी के बयान पर एसपी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी ने जहां प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने कानून व्यवस्था बनाम विपक्ष की राजनीति का मुद्दा सबसे आगे ला दिया है। सवाल है, क्या विपक्ष के पास इन आरोपों का जवाब है? क्या 2017 से पहले का यूपी आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी है? और क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा 2027 के चुनाव में भी सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है। 2017 से पहले की बात करते हैं, लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने उनके ऊपर जवाबदेही तय करी है, तब से 2017 की बात नहीं करते। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। हर जगह हत्या, बलात्कार की घटनाएं 2 गुना ज्यादा हो गई हैं। चाहे एनसीआरबी का आंकड़ा देख लें तो 2 गुना जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पर नहीं बोलेंगे। केवल 2017 से पहले एक झूठा आंकड़ा पेश करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का आम आवाम तैयार है 2027 में उनको जवाब देने के लिए। आपकी सरकार जब नहीं थी, जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, स्कूल बनते थे, कॉलेज बनते थे, विश्वविद्यालय बनते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते थे, बीएड के कॉलेजों की, एमबीए के कॉलेजों की बाढ़ आई हुई थी। वो इसलिए आई थी कि जब भी कोई बच्चा उस कॉलेज से निकलता था तो अगले दिन उसके हाथ में नौकरी हुआ करती थी। आपके सरकार में भी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। चारों तरफ लूट मार का काम है, बलात्कार का काम है, डकैती का काम है, अपहरण का काम है। ये सारे काम आपके समय में जरूर काफ़ी बढ़े हैं। तो इस मसले पर जो सियासत हो रही है वो बयान हमने आपको सुना दिया। फटाफट आपको दो टूक के सवाल भी बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या 2017 से पहले का जंगलराज विपक्ष की सबसे बड़ी सच्चाई है क्या, जो बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है? आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या कानून व्यवस्था पर विपक्ष की राजनीति पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है? यह भी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि विपक्ष इस पर उपदेश देने के लायक नहीं। आज का हमारा तीसरा सवाल, क्या नौजवानों के भविष्य से विपक्ष ने सचमुच खिलवाड़ किया था, जो आरोप लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से? आज का हमारा चौथा सवाल, क्या कानून व्यवस्था में सुधार योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? 2017 के बाद जो सुधार बताया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, क्या वही सबसे बड़ी उपलब्धि है? आज का हमारा पांचवा सवाल, 17 से पहले 17 के बाद क्या इसी पर बिछेगी 27 की चुनावी बिसात? मतलब ये कि 17 से पहले जो हालात थे और 17 के बाद उसमें जो बदलाव आया है, क्या वही इस बार चुनावी मुद्दा रहने वाला है क्या? ये हैं आज के हमारे 5 सवाल। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। ऋचा सिंह जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वीरेंद्र भट्ट साहब जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में कपिल जी आपसे ही कर रहा हूं। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि कानून व्यवस्था पर आपके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। मतलब 17 से पहले उत्तर प्रदेश में जो हालात थे, जो माहौल था, वो सभी जानते हैं। ऐसे में अगर आप कानून व्यवस्था पर कोई बात कहते हैं तो बात हास्यास्पद लगती है। जवाब आपका। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा था वो फेक साबित हो गया। अभी तक आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है और एनसीआरबी के आंकड़े सिर्फ 2023 तक के उपलब्ध हैं, और उसमें भी उत्तर प्रदेश बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे बना हुआ है। उस पर भी उत्तर प्रदेश दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे बना हुआ है। 15,500 केसेस हैं दलितों पर अत्याचार के। और
साइबर क्राइम में नंबर 1 बना हुआ है, हत्या में नंबर 1 बना हुआ है। और आप ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे योगी जी जो 0% टॉलरेंस की बात करते हैं, उनके राजकाज में न्यायालय के अंदर हत्या हो रही है। उनके राजकाज में जो पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल के लिए लाए जा रहे हैं अपराधी, उनकी हत्या हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी बचाव कर रहे हैं। भाई किसने नहीं देखा हाथरस कांड? तो वो सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। मैंने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे है। और यही नहीं, हाथरस के मामले को लेते हुए विशेषकर जो चपेट लगाने का काम हाई कोर्ट ने किया था, उसको क्या हटाया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज जो योगी जी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे समय में नौनिहालों का भविष्य लूटा गया। अरे समाजवादी पार्टी ने तो गवर्नमेंट के अंदर सरकार जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनके अंदर सेवा देने का काम किया। और आपने क्या किया? आपने प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया, केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर तक। आपने जिन चीजों का वादा किया वो आपने नौनिहालों का नहीं दिया। और ये उत्तर प्रदेश अभी अपराध वाले पे रहते हैं कपिश भाई, अभी अपराध वाले पर रहते हैं। एक तो एनसीआरबी के जो आंकड़े आप बता रहे हैं उस पर सरकार का यह तर्क है कि पहले केस दर्ज नहीं हुआ करते थे, अभी दर्ज होने लगे हैं, इस वजह से नंबर बढ़ गए हैं। दूसरी बात ना अब की तरीके से, हाँ आपके पास आ रहा हूं कपिश भाई, आपको जवाब देना है। दूसरी बात, सरकार ये भी कहती है कि साइबर अपराध के मामले इसलिए अब सामने आने लगे हैं कि क्योंकि पहले साइबर अपराध होते नहीं थे, अभी हो रहे हैं तो मामले सामने आ रहे हैं। ये तो हो गया सरकार का अपनी तरफ से तर्क। लेकिन कपिश भाई 2017 से पहले क्या स्थिति थी वो भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कपिश भाई, क्या वाकई में राम राज्य था क्या? अभी ठीक है एनसीआरबी के आंकड़े आप बता रहे हैं, लेकिन 17 से पहले क्या एनसीआरबी के आंकड़े शून्य थे, सब कुछ चंगा था? राम राज्य की जो परिकल्पना की जाती है वो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में काहू नहीं व्यापा। तो ये अगर कोई भी व्यक्ति आज के दौर में कह दे तो समझ लो झूठ नहीं बोल रहा है, कोरा झूठ बोल रहा है। और वही है मोदी सरकार और योगी सरकार। ये राम राज्य की बात करते हैं, हम प्रजातंत्र में प्रजा राज्य की बात करते हैं। और दूसरी बात, आपको मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो आंकड़े आपने कहे कि आपके समय में दर्ज नहीं होते थे और इनके समय में दर्ज होते हैं, तो क्या सीआरपीसी की धारा 156(3) पहले नहीं चलती थी? क्या न्यायालय भी बिके हुए थे? उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय चला रही थी उस समय। और आज क्या सारे मामले दर्ज हो रहे हैं? या प्रेशर डाल डाल करके जो जन सुनवाई का पीला पर्चा काट, मैं चूंकि बिना एडवोकेट आपको ये बात कह रहा हूं। आज 173 बीएनएसएस के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और मैं तो रोज का रोज 4 से 5 केसेस प्लीड करता हूं 173 बीएनएसएस की, कि कहीं से भी अब न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अब हुजूर न्यायालय आदेश ही कर सकती है, क्योंकि संज्ञेय मामला घटित हुआ है। कहीं बलात्कार का मामला है, कहीं मर्डर का मामला है, कहीं जो है रजनी और गिरहकटाई का मामला है, और इनकी सरकार पुलिस गुड वर्क में लगी हुई है। मैं ऋचा जी से जवाब लूंगा, लेकिन अभी भी मेरा सवाल जो था उसका जवाब आया नहीं कपिश भाई। 17 से पहले सब ठीक था? मैंने तो आपको पहले भी कहा कि 17 के पहले इससे बेहतर था। अच्छा ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी ने झूठा आश्वासन नहीं दिया है। 0% टॉलरेंस की नीति कहने वाली बातों का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि 17 से पहले इससे ठीक था, मतलब अभी जो स्थिति है उससे ठीक था। हालांकि जिस प्रयागराज में आप विश्वविद्यालय से पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी आप छात्र संघ की, उसी प्रयागराज में मुझे याद है कि कैसे राजू पाल को दौड़ाकर गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त मैं भी पढ़ाई कर रहा था और प्रयागराज में ही था। कैसे डर और भय का माहौल था उसको मैंने बहुत करीब से देखा था। तो फिलहाल ये कपिश भाई का तर्क है कि आज के मुकाबले पहले बेहतर था। आप बताइए कि कैसे आज बेहतर है और पहले बेहतर नहीं था। जी अमित जी, बिल्कुल। प्रयागराज में राजू पाल की न सिर्फ दौड़ा दौड़ा कर हत्या की गई, बल्कि उसके हत्यारे को समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के द्वारा मंच से बिना किसी कानून और शासन व्यवस्था में, बिना किसी मुकदमे को चलाए हुए मंच से उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया, हाथ उठाकर। इसको भी फैक्ट्स में चेक किया जा सकता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर बेटियां घर से बाहर 7 बजे के बाद निकलने से डरा करती थी। उत्तर प्रदेश में संगठित माफिया राज था और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की पॉलिसी समाजवादी पार्टी के द्वारा लागू की गई थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर इलाहाबाद में, चूंकि हम लोग इलाहाबाद से आते हैं,
लोक सेवा आयोग ने एक ऐसे अपराधी को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया जिसका नामांकन का जिसका जो फॉर्म है वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय से आयोग को प्राप्त हुआ था। ये वही समाजवादी पार्टी का कार्यकाल है जहां पर लगातार 2013 में जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती की गई लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया। उसके बाद 2015 में यूपी पीसीएस का पेपर आउट होता है और अभ्यर्थी लंबे समय तक सड़क पर निकलकर आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने, चूंकि वो अनिल यादव थे, उसके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई की ना कोई नैतिक जिम्मेदारी ली। 2015 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अनिल यादव को हटाने का काम किया गया। उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने अनिल यादव को जब हाईकोर्ट के द्वारा हटा दिया गया, छात्रों के ऊपर बट और बूट बरसाए गए लेकिन छात्रों की बात नहीं सुनी गई, तो इन्होंने अनिरुद्ध यादव को लाकर लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया। और ये दोनों ही वो अध्यक्ष थे जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जो अभ्यर्थियों की सूची जारी हुआ करती थी केवल उस पर सिग्नेचर करने का काम किया करते थे। ये वही प्रयागराज है अमित जी, जहां पर माफिया के कुत्ते से मंच पर मुख्यमंत्री हाथ मिलाते हैं। तो आप सोचिए कि प्रयागराज और पूरे प्रदेश में किस तरीके का मैसेज जाता है कि जब मुख्यमंत्री माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 550 से अधिक दंगे हुए और समाजवादी पार्टी ने जब दंगों का मुआवजा देने की बारी आई तो उसमें भी हिंदू और मुसलमान करने का काम किया। इनको माननीय न्यायालय के द्वारा फटकार लगाई गई। कपिल जी भी अपने आप को बहुत बड़ा वकील बता रहे थे। इनको याद होगा कि माननीय न्यायालय ने पूछा कि जो 96 करोड़ का मुआवजा घोषित हुआ है, अब जवाब ले लेते हैं। मुसलमानों की सूची क्यों है? ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार है। बड़ा हो या बड़े हो या छोटे हो, लेकिन वकील तो पक्का है कि हम नहीं। अमित भाई, कपिश भाई, उनकी बातों में तार्किकता इसलिए भी है कि वो पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी, तो ऐसा नहीं है कि उस दौर को उन्होंने करीब से नहीं देखा है। और जिस प्रयागराज का हम जिक्र कर रहे थे, चूंकि वो प्रयागराज विश्वविद्यालय में पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गई थी, तो उन्होंने उस दौर को भी बहुत करीब से देखा है। दूसरी बात, उन्होंने दंगों का जिक्र किया। 2013 मुजफ्फरनगर के दंगे सभी को याद हैं। उसमें जो मुआवजा लिस्ट बनी थी उसका भी वो जिक्र कर रही है कि उसमें सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों का ही नाम शामिल किया गया था। दंगों की पिच पर भी बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आज तकरीबन 0 दंगों के मामले हैं और आपकी सरकार में मोटा मोटा उनकी तरफ से बताया जाता है कि 190 के आसपास दंगे हुए थे 5 साल के कार्यकाल के दौरान। जवाब आपका। संकट मोचन के आतंकवादियों भाई, सबसे जवाब ले लेते हैं। ऋचा जी जवाब ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहीं पर ये देखिए, पहले इनको चुप करा दीजिए, नहीं तो फिर आगे ऋचा जी जवाब दे रहे हैं। कपिल जी जवाब दे रहे हैं। ऋचा जी प्लीज। पूरा डिबेट खराब करेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऋचा जी आपकी बात आ गई, आपके सवाल भी आ गए, वो जवाब दे रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए, ऑडियो डाउन करिए। देखिए, हमारी बहन जो है वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रही है और बहुत लंबे समय तक रही। पार्टी ने इनको विधायिका का टिकट भी दिया था। ये बात अलग है कि ये हार गई थी। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी की बकिया उधेड़ती थी, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो आपने जो बात कहा वो सत्य है कि हमारे हिस्सा रही है, वो हमारे यहाँ के हिस्सा रही है। लेकिन इन्होंने जो छोड़ा था वो राजू पाल की हत्या पर छोड़ा ही नहीं। और आप एक चीज देखिए कि ये कितनी दोगली राजनीति है कि व्यक्ति अपने कारणों से छोड़ता है और इस समय जो है वो उस समय की बात कर रहा है। अरे तब करते जब आप नहीं रहती इसमें, लेकिन आप तो हमारी हिस्सा थी। बहन बेटियां 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाती थी, लेकिन विधायिका का टिकट समाजवादी पार्टी दे के इन्हीं को लड़ाता था। ये क्या थी, गुंडी थी कि इनको लड़ाता था। और मैं तीसरी बात पूछ रहा हूं आपको कि मुख्यमंत्री के ऊपर 302, 307 का 153 ए का मुकदमा था, स्वयं उठा लिए। हत्या का मामला आप सोचिए, महाराजगंज कोतवाली के अंदर, और ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक आदमी जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप तड़ीपार रहा है, वो इस देश का जो है गृह मिनिस्टर है। एक आदमी जो बिहार के अंदर जो है मुख्यमंत्री है, उससे 7 आदमी के कत्ल का एक साथ इल्जाम है। कपिश भाई, मैं के शर्मा को भी चर्चा में ले आता हूं, लेकिन ये सारी बातें जो आप लोगों की तरफ से कही जाती हैं, और आप खुद भी एक वकील हैं, मैं तो कहता हूं कि आप इसको न्यायालय में ले जाइए, आप चैलेंज करिए। अगर उन्होंने अपने ऊपर से मुकदमे हटवा लिए हैं तब भी चैलेंज करिए, अगर वो अपराधी और आरोपी थे तब भी आप चैलेंज करिए। टीवी डिबेट में बार बार ये कहना और इसको लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना, इससे तो बात नहीं बनती ना। आप एक वकील हैं, आप इस मामले को चैलेंज करिए ना कपिश भाई, वहां ले जाकर इनको कटघरे में खड़ा कर दीजिए।
ठीक है, अमित जी, आप कपिल काउंटर जी से करिएगा। ये मैं पूछ लीजिए। दो और नहीं, मेहमान है, अमित प्लीज जी, उनको कपिल चर्चा जी में ला से लो। ये पूछ मैं आप लीजिए। दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए 10 मिनट से ज्यादा की डिबेट हो गई है और 2 मेहमान अभी हमारे कुछ भी नहीं बोल पाए, उनको चर्चा में लाएं, वरना वो कहेंगे फिर हमको बुलाया क्या है अगर बोलने नहीं दे रहे हैं। के शर्मा जी, केवल 10 सेकंड, ठीक है, केवल 10 सेकंड। के शर्मा जी आइएगा। कपिश भाई आप काउंटर करिएगा, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि वर्तमान स्थिति के मुकाबले 2017 में स्थिति बेहतर थी, जैसा कपिश जी मतलब आपके पार्टनर कह रहे हैं गठबंधन के साथी, कि अभी के मुकाबले 2017 में बेहतर स्थिति थी, क्या आप ये मान रहे हैं? देखिए, समय बहुत बलवान होता है और समय, अमित शुक्ला जी, समय के साथ सब कुछ चेंज होता है। समय के साथ हमारे कपड़ा पहनने के ढंग भी में सुधार हुआ है। जब हमारे पास बहुत सारी सुविधा और संसाधन जब बढ़ता है तो होता है। ऐसा नहीं है कि पहले क्रिमिनल नहीं थे और अभी क्रिमिनल ज्यादा है। देखिए, पहले के क्रिमिनल का जो था, जो गुंडागर्दी के जो तरीके थे वो अलग थे। पहले क्या था, गुंडा होते थे और नेता होते थे। और आज जो है वो जो गुंडा है वो नेता में आ गए, क्योंकि कहा जाता कुत्ते का लाइफ और गुंडे का लाइफ बराबर होता है, दोनों की लाइफ ज्यादा नहीं हर पार्टी होती के है। नेताओं के लिए कह रहे हैं आप ये के शर्मा भाई? मैं सबकी पार्टी के लिए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि तो आप तो अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ जाएंगे। सबके निशाने पे आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को समझाने दीजिए उसको। पहले भी गुंडागर्दी थी और अभी भी है। फर्क इतना है कि अब जो है वो व्हाइट कॉलर गुंडा हो चुके हैं, जो बड़े बड़े टेंडर और धंधे में आ चुके हैं, जहां करप्शन फैला दी है, जो कॉकरोच बन गए हैं, समझे ना? कॉकरोच जो है हो चुके हैं, उनकी बात हो रही है। जो ऐसा कॉकरोच बन गए हैं जिनकी संख्या बढ़ते जा रही है, जो बड़े बड़े रेल में पहले एक ठेका होता था, रेलवे का बिल्कुल नहीं ठेका। समझ में आ रहा कि शर्मा जी, आप कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने आए, उनको फंसाने आए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो गुंडे थे वो नेता बन गए, दूसरी तरफ आप कॉकरोचों को निशाने पर ले रहे हो और आपकी पार्टी उनका सपोर्ट कर रही है। नहीं, कॉकरोच पार्टी की नहीं बात बोला मैंने। कॉकरोच का मतलब ये नहीं होता कॉकरोच पार्टी ने वो उसका ले लिया, सिंबल को खरीद लिया है। कॉकरोच होता है, एक परजीवी है। मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बात वही समझ रहा है। आपके दिमाग में जो घुसेगा ना अमित जी, वही सोचेंगे आप। हमारा जो कहना है कि पहले व्हाइट कॉलर गुंडा नहीं होते थे, गुंडा होते थे, खुलेआम मर्डर होती थी। अभी भी मर्डर हो रही है, अभी भी करप्शन हो रहा है, तरीके थोड़ा बदल गए हैं। मैं सवाल को एक बार पिरोकर आपके सामने रख दे रहा हूँ। असल में ये वाला सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था 2017 से पहले और 2017 के बाद। रिचार्ज जी को छोड़ दिए हैं थोड़ा 5 मिनट के लिए, नहीं, आप ही बोलिएगा के शर्मा भाई, आप ही बोलिएगा। मैं कह रहा हूं सवाल को और मैं पिरो देता हूं। दरअसल 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जब गठबंधन हुआ, उससे पहले जब राहुल जी दिल्ली से चलकर यूपी आए, तब उन्होंने उस वक्त उत्तर प्रदेश में जंगल राज का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के अपराध का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 90 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, सब चंगा था, हम सत्ता से चले गए और आज देखिए मौजूदा सरकार ने उत्तर प्रदेश का क्या हाल कर दिया। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे। फिर आप लोगों का गठबंधन हो गया और कहा गया कि यूपी के 2 लड़के साथ में आ गए और फिर सब ठीक हो गया। तो क्या वाकई में गठबंधन हो जाने की वजह से सब कुछ ठीक हो गया और 2017 से पहले सब अच्छा लगने लगा, या फिर 2017 से पहले अच्छा नहीं था? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझे साल में और वो ईयर में और सरकार हमारी है तो अच्छा बोलेंगे। ये देखो, अपने दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है, ठीक है अमित शुक्ला जी? मैं अपने शासन काल को अच्छा ही बोलूंगा, अच्छा ही है। मैं कहता हूँ सिर्फ यही हमारे देश की जो रूपरेखा है, हमारे यूपी की रूपरेखा सिर्फ दंगा और गुंडागर्दी ही थी, या आज हम उस पर चर्चा भी कर ले थोड़ी सी? जो महंगाई बढ़ गई है, जो बेरोजगारी बढ़ गई है, जो यूपी की हालत, लोग है ना पलायन कर रहे हैं। जो पलायन यूपी में कम हुआ करते थे, आज यूपी के लोग बाहर जाके अपने नौकरी धंधे ढूंढ रहे हैं। जो वहां पे सिर्फ एक आप थाली सरकार सत्ता जो है वो तारीफ के लायक तभी होती है जब हर फील्ड में अच्छा हो। आप कह दो कि मेरे समय में दंगा नहीं हो रहा है, क्या दंगा ही आपकी घोषणा पत्र थी चुनाव लड़ने के समय में? नहीं, आपकी घोषणा पत्र थी और भी चीजों को। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ही एकमात्र नुस्खा नहीं हो सकता है, बाकी जो फैक्टर्स हैं उस पर भी सरकार के कामकाज को तौला जाएगा। मैं इसी पॉइंट पर वरिष्ठ पत्रकार को भी चर्चा में लाता हूं, के शर्मा भाई, अभी तक मैं उनके पास नहीं जा पाया हूं। वीरेंद्र भट्ट जी, क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की पिच पर ही 2027 की बिसात बिछाई जा रही है, या जनता इस नैरेटिव को समझ चुकी है, वो बाकी मुद्दों पर भी सरकार से सवाल करना चाहती है? देखिए, अब 2027 के विधानसभा चुनाव में 6 महीने का समय शेष है
तो ये तकरार और ये वाद विवाद और ये और उग्र होगा। और 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद से 5 चुनाव हो चुके हैं, 3 लोकसभा के और 2 विधानसभा के। समाजवादी पार्टी ने को 2 विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है। तो अब ये अगला चुनाव जो है, ये लगातार तीसरा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। तो इसमें सभी मुद्दे आएंगे, इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी आएगा, इसमें रोजगार का मामला भी आएगा, अर्थव्यवस्था का भी मामला आएगा। अब जो लोग उससे पहले अभी जो लोग बोले हैं, उन्होंने सब ये बिना किसी कोई ये आधार नहीं बताया कि महंगाई कहाँ से बढ़ गई, बेरोजगारी कहाँ से बढ़ गई, कोई आधार नहीं बताया कि वो पलायन बढ़ गया यूपी से। तो ऐसी स्थिति में बिना तर्कों तथ्यों के कोई चर्चा करना बहुत कठिन काम हो जाता है। वास्तविकता तो ये है कि यूपी से लेबर जो तमिलनाडु और त्रिपुरा जाया करते थे, वो लौट के दिए, वहाँ पे इकाइयाँ बंद हो रही हैं हजारों की संख्या में। यूपी का लेबर वापस नहीं जा रहा है अब गुजरात और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत। तो अगर ये भी बताते हैं कि ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ये इसका आधार क्या है? आरबीआई है, नीति आयोग है, या कौन सी संस्था से उनको ये आंकड़े मिले कि महंगाई बढ़ गई? आरबीआई तो नहीं कहता कि महंगाई बढ़ गई। आरबीआई का जो टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन का, उससे नीचे ही चल रही है। सर, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सिर्फ महंगाई पर ही नहीं रहते हैं, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तटस्थ हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा, और लंबे अरसे से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। 2017 से पहले की भी परिस्थितियों को आपने देखा था, उस उत्तर प्रदेश को भी आपने देखा था, और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश को भी आप देख रहे हैं। जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्या इस दावे में आप सच्चाई पाते हैं? अतीत के जो पन्ने हैं वो आज के मुकाबले ज्यादा काले थे? देखिए, 2 बातें बुनियादी हुई हैं पिछले 9 साल में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ना किसान की राजनीति का आधार ही समाप्त हो गया। अब गन्ना किसानों को एथनॉल के चलते अब जो है, अब इतना उनको समय पे पेमेंट हो रहा है। दूसरा, यूपी की राजनीति में बिजली की समस्या है, ये मुद्दा ही समाप्त हो गया। अगर 2017 मार्च तक यूपी में टोटल पावर सप्लाई अगर 16,000 मेगावाट थी, तो आज ये करीब 34,000 मेगावाट हो रही है। ये मुद्दे ही समाप्त हो गए। और 2017 के चुनाव तक यूपी की राजनीति में बिजली बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा मुद्दा बनता था। अब बिजली मुद्दा नहीं बन रहा है। जहां तक आई बात लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ा जो चेंज आया है पिछले 9 साल में, अब यूपी में संगठित अपराधी गिरोह को काम करने की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। ये मूलभूत अंतर है। एनसीआरबी के आंकड़ों में कभी संगठित अपराधों का जिक्र नहीं होता, उसमें तो हत्या, बलात्कार, रेप, अपहरण वाली की बातें होती हैं। मैं इसी पॉइंट पर जवाब लेता हूं। अपराधी थे वो सब अब यूपी में। कपिश जी, आप काउंटर करना चाहते हैं? उनका यह कहना है कि अब संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं है। और अगर जिस गौतम बुद्ध नगर में हम लोग बैठे हैं, यहीं की बात करें कपिश भाई, एक समय होता था, और आप भी जानते होंगे, कि जब यमुना पार आने से लोग डरते थे। आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि संगठित अपराध नहीं है। अब बाकी छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता संभवतः। ये कौन कह दिया कि संगठित अपराध नहीं हो रहे? संगठित अपराध करने वाले इस समय सत्ता में है। एडीआर की रिपोर्ट है, और भट्ट साहब एक सरकारी पत्रकार है, वो जो चाहे वो सो कह लें, लेकिन हकीकत इसी बात का है कि हम इस समय बिना बिजली के बैठे हुए हैं आपके सामने। अभी इससे पहले आप देखे होंगे कि जब रोशनी थी। ये गोरखपुर शहर का हाल है, शहर का। और इनसे जरा पूछिएगा, ये पत्रकार महोदय से, बड़े वकील हैं, मैं जानता हूं, जो हमारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र से कितनी यूनिट बिजली बढ़ा ली पहले से, वो संविदा कहाँ है? दूसरा, कौन से नए बिजली संयंत्र लगाए जो उत्पादन कर रहे हैं? तो ये नहीं बता पाएंगे। सब हमारे समय के हैं। यार, ये आप अनपढ़ वकीलों को क्यों बुलाते हैं? इनको बेसिक डाटा की तमीज नहीं है। 1 to 1 नहीं करते, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, एक दूसरे के ऊपर न टिप्पणी करते हैं। कपिश भाई, ऐसा नहीं कि गोरखपुर में आज बिजली चली गई, पहले भी बिजली जाती थी, लेकिन आए कि पहले के मुकाबले बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ। कपिश भाई, इसको आप भी मानेंगे, इसको खारिज मत करिए। इन्होंने नहीं किया है सुधार, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो जो सत्ता में रहता है वो काम करता है ना। वैसा थोड़ा नहीं कि आप सत्ता से जब जा रहे थे तो अपने सारे संयंत्र उखाड़ के ले जाएंगे आप। अब ये जो रोड बना के जा रहे हैं, जब सत्ता से जाएंगे तो इसको उखाड़ के थोड़ी ना ले जाएंगे। ठीक है ऋचा जी, मैं आगे का सवाल कर रहा हूँ, क्या 10 बरस सत्ता में रहने के बाद सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश करना चाहिए? मतलब सरकार को 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र करना चाहिए, या 17 से पहले के पन्ने पलट लीजिए? प्लीज सर, प्लीज खत्म करना होगा, ऐसे समय क्यों? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड ही जनता के बीच में जाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमने पिछले 9 वर्षों में क्या काम किया है आज वो जनता के सामने है। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। हमने संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ने का काम किया है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक गुंडा प्रवक्ता यहाँ बैठकर एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको ये बता व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मैंने उनको भी रोका था इस बात के लिए, और मैं आपको भी रोक रहा हूँ ऋचा जी। आप सब लोग हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं। अगर हमने आपको आमंत्रित किया है तो इसलिए नहीं आमंत्रित किया है कि आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें, प्लीज नहीं। आप यहां से जाइएगा, एक दूसरे को फिर कभी आमने सामने पड़िएगा तो जो बोलना होगा बोल लीजिएगा, यहाँ नहीं। के शर्मा जी 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट आपका, वरना आप शिकायत करेंगे दूसरे राउंड में आपके पास नहीं आया। प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। के शर्मा जी, ये ऋचा जी का एक राष्ट्रीय पार्टी तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय है, और दूसरा मैं ये बोलना अभी शुक्ला जी, मेरा कहना ये था कि देश जो है वो जिन चीजों से गुजर रहा है, हम पीछे देखने की बजाय हम यदि आगे देखा जाए और करंट देखा जाए सिनारियो, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनावी स्टंट है ये। आपने दो टूक बात कह दी जो हमारे शो का नाम है। आपने दो टूक बात कह दी कि पिछले पन्ने पलटने से कहीं बेहतर है कि हम आगे देखें। हम भविष्य का भारत कैसे बनाना चाहते हैं, भविष्य का उत्तर प्रदेश कैसे बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाया जाए, और कैसे सरकार जो दावा करती है कि उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है या बन जाएगा, कैसे उस दिशा में काम किया जाए, और बाकी जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। जनता तय करे कि 17 से पहले क्या था, 17 के बाद क्या है, और किस मुद्दे को लेकर उसको बटन दबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।